आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रीजिंग मेथड, ओके, दैट इज क्रायो फिक्सेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था केमिकल मेथड, फिक्सेशन के, ठीक है, केमिकल फिक्सेशन मेथड देखा था हमने। तो उसमें हमने बात किया था कि हम पहले ग्लूटाल्डिहाइड से अपने सैंपल को ट्रीट करवाते हैं, देन हम यूज करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम फास्ट अप कराने के लिए माइक्रोवेव को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल जनरल सी बातें जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, ठीक है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से ट्रीट कराओ, देन ग्लूटाल्डिहाइड से ट्रीट कराओ। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड किसी स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, ठीक है ना, किसी स्ट्रक्चर को, सेल के किसी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। ग्लूटाल्डिहाइड का क्या काम होता है, ठीक है ना। हमने ये बात की थी लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे किस चीज़ की, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रीजिंग मेथड की। उससे पहले एक बात बता दूं, ये मैंने अपना जो विंडोज़ 11 पहले मैं यूज़ करता था, तो मैंने उसे स्विच किया है, मैंने विंडोज़ 10 यूज़ करना अभी स्टार्ट किया है। हो सकता है इसमें आपको वॉइस थोड़ी अलग लग रही हो, ठीक। और मेरे पेन का कर्सर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मेरे पेन का आपको कर्सर आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है तो अच्छा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है तो अच्छा है, ठीक है। सेलेक्ट करने पर नहीं दिखाई, ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी अलग होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके चलिएगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये एरो दिखाई दे आपको, पॉइंटर। चलो बात करते हैं हम फ्रीजिंग मेथड की, ठीक है ना, क्रायो फिक्सेशन की बात करते हैं हम। देखो, द फ्रीजिंग मेथड जो है हमारा, फ्रीजिंग मेथड में बेसिकली हमें क्या करना है, सैंपल को फ्रीज करा देना है, सैंपल को फ्रीज करा देना है। कुछ ऐसा फ्रीज कराना है कि उसकी क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कैसे होगी। The freezing of biological sample is another way to halt cellular processes rapidly। हमें cellular process को halt करना है, हमें सस्पेंड करनी है, ठीक है ना, cellular process को रोक देना है, ठीक है ना। यहाँ पे halt वर्ड यूज किया गया है। तो cellular process को हमें रोकनी है, उसको सस्पेंड करना है cellular process को, especially for cells और tissue that cannot be fixed with chemicals। ये मेथड हम बेसिकली किस चीज़ के लिए ज़्यादातर यूज करेंगे, ऐसे सेल्स के लिए, ऐसे सेल या जो ऐसे टिश्यू के लिए जिसमें आप केमिकल फिक्सेशन यूज ना कर सको, ठीक है ना, जिसमें आप केमिकल फिक्सेशन यूज ना कर सको। ये लोग उसमें अगर केमिकल फिक्सेशन यूज कर रहे हैं उस टाइप की सेल में, तो उस टाइप की सेल का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, सेल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो क्या फायदा है केमिकल फिक्सेशन को यूज करने का। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फिक्सेशन हम यूज कर सकते हैं क्रायो फिक्सेशन, ठीक है ना। तो याद रखना, हम यूज करेंगे हमेशा केमिकल फिक्सेशन, बट जिस केस के लिए, जिस सैंपल के लिए, जिस सेल्स के लिए केमिकल फिक्सेशन फिट नहीं हो रहा है, मीन्स केमिकल फिक्सेशन काम नहीं कर पा रहा है सही ढंग से, तो हम यूज करेंगे क्या, फ्रीजिंग मेथड, ओके। इन 1957 स्ट्री इनिशियली स्ट्रे बोला जाता है इसको, आप जो बोलना चाहो, स्ट्रे इनिशियली डेवलप दी फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक टू स्प्लिट ओपन सैंपल। इन्होंने पहली बार फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक को इन्वेंट किया, ये जो डेवलप किया बोल सकते हो, विच वॉज इम्प्रूव्ड बाय मोर एंड मूलैथर, ठीक है ना। सो डेवलप किया गया स्त्री के द्वारा, एंड इसको क्या किया गया, इसको इम्प्रूव किया गया, इस टेक्निक को इम्प्रूव किया गया मोर एंड मोलैथर के द्वारा। फिक्सेशन ऑफ टिश्यू, बेसिकली ये सब चीज़ें भी याद नहीं रखना, हमें बस इसका ये याद रखना है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये कैसे काम करता है और वो कैसे काम करता है। आप किसी भी एग्जाम में आपको, हाँ, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो और उसमें आप साइंटिस्ट के नाम को यूज करके जब लिखते हो अपने आंसर, हाँ, तो थोड़ा वो अच्छा लगता है, ठीक है ना। उस चीज़ के लिए आपको अगर नाम याद रखना है तो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। हाँ, देख लेते हैं, हाँ, ये इनिशियली इसको किसी ने डेवलप किया, फिर उसको फर्दर किसी ने क्या किया, इसको और इम्प्रूव किया, ओके। फिक्सेशन ऑफ टिश्यू और सेल, फिक्सेशन ऑफ टिश्यू और सेल यूजिंग द फ्रीजिंग मेथड इज नोन एज क्रायोफिक्सेशन। फ्रीजिंग मेथड को यूज करके आप जो सैंपल को फिक्सेशन कर रहे हो, सैंपल का फिक्सेशन कर रहे हो, उसी को हम बोलते हैं क्रायोफिक्सेशन, ठीक है। इट इज टेक्निकली चैलेंजिंग एंड रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। इसमें आपका क्या होता है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज होता है, और ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ये उतना सिंपल नहीं है कंपेयर टू केमिकल मेथड। In this method, the specimen is frozen by a process of rapid cooling। Specimen को
फ्रोजन किया जाता है, उसको क्या कहता है, जमा दिया जाता है रैपिड कूलिंग के द्वारा, ठीक है ना, रैपिड कूलिंग के द्वारा उसको जमा दिया जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ विच विल बी फास्टेड एट द एज ऑफ द सैंपल, जो रेट है फ्रोजन होने का, फ्रीजिंग का जो रेट है वो सैंपल के एजेस में ज़्यादा रहता है, सैंपल के एजेस ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, फ्रीज कर जाते हैं सैंपल के एजेस, ठीक है। और जो सैंपल का जो इनर पोर्शन है वो थोड़ा टाइम लेता है, मतलब कि कंपेयर टू एज, सैंपल के जो इनर वाला पोर्शन है वो थोड़ा स्लो तो क्या होता है, फ्रीज होता है। The basic aim of cryofixation is vitrify the sample, vitrify the water, ठीक है, vitrify the water content in the sample, and the state of water changes from liquid to solid state without intermediate ice crystal formation। देखो क्या मतलब इसका, जो मेन काम है, जो मेन प्रिंसिपल है इसका, वो क्या है, वो है विट्रीफाई करना वाटर को विट्रीफाई करना। विट्रीफाई करने का मतलब है उसको, वाटर को ऐसा इतनी जल्दी, वाटर को इतनी जल्दी फ्रीज कर देना कि उसके आइस क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो, ठीक है ना, वो उसके वाटर मॉलिक्यूल के आइस क्रिस्टल फॉर्म ना हो, वो डायरेक्टली क्या हो जाए, सॉलिड स्टेट में सॉलिडिफाई हो जाए। देखो आप किसी भी आप वाटर को क्या करो, आप वाटर को सॉलिड, आप वाटर को फ्रीज करने की कोशिश करो तो देखोगे पहले क्रिस्टल्स बनते हैं, पहले आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, फिर धीरे 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 वो फ्रीज करता है, ठीक है ना। बट हम क्या कर रहे हैं, हम रैपिड कूलिंग करवा रहे हैं, हम कुछ ऐसे उसको फ्रीज करवा रहे हैं तो डायरेक्टली वो लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, डायरेक्ट उसने सॉलिड स्टेट गेन कर ली विदाउट इंटरमीडिएट आइस क्रिस्टल। आपको इंटरमीडिएट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं विट्रीफाई करना, ठीक है ना। तो विट्रीफाई प्रोसेस इसका मेन एम है, विट्रीफाई कर दो आप वाटर कंटेंट को सेल के अंदर के जो है। एज ए रिजल्ट दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड क्लोज टू इट्स नेटिव स्ट्रक्चर, जो उसके सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व रह जाते हैं, जैसे वो जब वो लिविंग थे, जब वो नॉन प्रिजर्व थे, सेम, ठीक है ना। क्लोज मतलब कि थोड़ी बहुत चेंजेस आती है, बट हाँ ओवरऑल हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल क्लोज है उसके, उसी स्ट्रक्चर के। There are several freezing techniques currently available that provides rapid cooling of sample, such as high pressure freezing that exposes the sample to high pressure approx इतना बार prior to freezing, or by using liquid nitrogen or liquid helium। देखो रैपिड कूलिंग करने के आपके पास दो तरीके हैं, रैपिड कूलिंग करने के आपके पास दो तरीके। पहला क्या है, पहला जो आपके पास जो सैंपल है, आपका जो सैंपल है उसको पहले बहुत हाई प्रेशर पे रखो, पहले आप उस सैंपल को बहुत हाई प्रेशर पे रखो, पहले अपने सैंपल को बहुत हाई प्रेशर पे रखो, देन उसको क्या करो, देन उसको क्या कर दो, फ्रीज कर दो। तो फ्रीजिंग से पहले, प्रायर टू फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सैंपल को हाई प्रेशर में रखना है, ठीक है ना। आपको अपने सैंपल को हाई प्रेशर में एक्सपोज करके रखना है, मीन्स हाई प्रेशर में रखना है, देन आप उसको फ्रीज करवाओ तो रैपिड फ्रीजिंग होगा, रैपिड कूलिंग होगा, यहाँ पे रैपिड जल्दी से वो फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। और याद रखना हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, विट्रीफाई करना है उसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। आपके जो सेल है, आपके जो सैंपल है, आपके जो सैंपल है, सैंपल के अंदर प्रेजेंट जो वाटर कंटेंट है उसको विट्रीफाई कर देना है, मीन्स डायरेक्ट उसको लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देना है, बिना इंटरमीडिएट बने। आइस क्रिस्टल का इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, क्रिस्टल इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ठीक है ना। नॉर्मल प्रोसेस से आप जब कूलिंग करवाते हो वाटर को तो वो इंटरमीडिएट में पहले वो वाटर क्रिस्टल्स बनते हैं, देन वो फिर बिल्कुल सॉलिड होता है, ठीक है। हमें तो बस वो इंटरमीडिएट को रोकना है, हमें डायरेक्ट उसको सॉलिडिफाई करा देना। तो पहले तो यही कि आप अपने सैंपल को पहले रख दो, क्या हाई प्रेशर में रखो, हाई प्रेशर में उसको रखो, देन आप उसको फ्रीज करवाओ, ठीक है। दूसरा क्या यूज कर सकते हो, आप लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करो उसको फ्रीजिंग करने के लिए, या तो लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करो, या तो आप यूज करो लिक्विड हीलियम को। अब एन एंटायर न्यू फील्ड कॉल्ड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज ब्रांच्ड फ्रॉम दिस टेक्निक। अब एक नई टेक्निक, नई ब्रांच निकल जाती है किस चीज की, माइक्रोस्कोपी की, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, जहां पे हम जो सैंपल को फिक्सेशन कराने का तरीका है वो रखते हैं क्या, क्रायो फिक्सेशन। सैंपल को फिक्सेशन करने का तरीका जब क्रायो फिक्सेशन वाला हो जाए, देन हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम उसको ऑब्जर्व करें वो थोड़ा तरीका अलग हो जाता है बाकी जो हम केमिकल फिक्सेशन कर रहे थे,
ठीक है ना। केमिकल फिक्सेशन किया आपने, केमिकल फिक्सेशन किया आपने, केमिकल फिक्सेशन किया, उसके बाद तो आपको बहुत सारे प्रोसेस को यूज करने हैं। ठीक है, देखो एक चीज आपने केमिकल फिक्सेशन किया, आपने केमिकल फिक्सेशन किया, फिर आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, आपको प्रोपेलिन ऑक्साइड से ट्रीट कराना पड़ेगा, आपको बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना। बट हमें क्या करना है इस प्रोसेस में, जानते हो क्या होगा, इस प्रोसेस में हम डायरेक्ट बढ़ेंगे। इस प्रोसेस में हम जैसे ही इस प्रोसेस में हम जैसे ही क्रायो फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, क्रायो फिक्सेशन करने के बाद डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके स्लाइसेस कट ऑफ कर सकते हैं, उसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं, अल्ट्रा थिन स्लाइसेस हम उसके कट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है ना। बट यहाँ पे नहीं हो सकता, ये केमिकल फिक्सेशन के बाद आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको बहुत सारी प्रोसेस से बढ़ के फिर आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। The main advantage, the main advantage, the main advantage of freezing technique is that frozen tissue may be cut, frozen tissue can be cut directly, डायरेक्ट आप उसको कट कर सकते हो विद ए स्पेशल माइक्रोटोम, विद ए स्पेशल माइक्रोटोम दैट इज क्रायो माइक्रोटोम। इसका जो माइक्रोटोम होता है वो अलग होता है उस वाले से, जो केमिकल मेथड के लिए जो हम माइक्रोटोम यूज करते हैं और जो इसका इस प्रोसेस के लिए जो माइक्रोटोम यूज करेंगे थोड़ा अलग है दोनों में, तो ये क्रायो माइक्रोटोम बोलेंगे। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, फ्रोजन टिश्यू को, जो फ्रोजन टिश्यू है उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्रायो माइक्रोटोम के थ्रू कट कर सकते हो। एज फ्रीजिंग मेक्स द टिश्यू सॉलिड, फ्रीजिंग की वजह से जो टिश्यू हो गई थी वो सॉलिडिफाई हो गई थी, सॉलिड इनफ टू अलाउ अल्ट्रा थिन सेक्शन, वो इतनी अच्छी सॉलिड बन चुकी है अब हमारी फ्रीजिंग टेक्निक से ही। ठीक है ना। फ्रीजिंग फिक्सेशन जब हमने किया उसमें ही वो इतना अच्छा सॉलिड फॉर्म हो चुका है कि हम उसके स्लाइसेस अब कट कर सकते हैं, हमें आगे के प्रोसेस नहीं करने। इफ देयर इज ए क्रायो स्टेज, द फ्रोजन सैंपल कैन बी इमेज्ड डायरेक्टली। अगर आपके पास एक क्रायो स्टेज है तो आप जो सैंपल है उसको डायरेक्टली इमेज कर सकते हो, मतलब उसको देख सकते हो। अब क्रायो स्टेज क्या है, स्टेज तो आप समझते हो ना, स्टेज तो समझते हो जहाँ पे आपको अपने सैंपल को पुट करना है। ठीक है ना, जहाँ पे आपको अपने सैंपल को पुट करना है और आप देखोगे। ठीक है, तो देखो एक क्रायो स्टेज क्या है, एक क्रायो स्टेज नॉन एज ए क्रायो होल्डर, क्रायो स्टेज बोलो तो क्रायो होल्डर बोलो, इज ए कॉम्पोनेंट, ये एक कॉम्पोनेंट है, मीन्स आपके माइक्रोस्कोप का ही एक कॉम्पोनेंट होगा, कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी सेटअप, पर्टिकुलरली इन सिस्टम्स डिजाइन फॉर इमेजिंग फ्रोजन सैंपल। ऐसे सिस्टम के लिए, तो ऐसे माइक्रोस्कोप के लिए हम यूज करते हैं जिसको हमने डिजाइन किया है, किस चीज के लिए, फ्रोजन सैंपल को देखने के लिए, किस चीज के लिए, फ्रोजन सैंपल को देखने के लिए। इट इज एसेंशियली ए स्पेशलाइज्ड स्टेज, ये एक अलग टाइप की स्टेज है। ठीक है, इसमें कुछ इस स्टेज में कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, प्लेटफॉर्म दैट इज केपेबल, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो स्टेज है, इसमें क्या स्पेशल है, इसमें ये स्पेशल ये है कि ये केपेबल है मेंटेन करने के लिए, क्या, मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल एट क्रायो फिक्सेशन टेम्परेचर में। समझो आपने अपने सैंपल को क्या किया था, आपने अपने सैंपल को फ्रीज करवा दिया था। अब आपके टेम्परेचर को जब आपने फ्रीज करवाया, आपके टेम्परेचर आपके सैंपल का टेम्परेचर है लेट्स सपोज -150 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, जो भी है बहुत आप ठंडा है। ठीक है ना, ठीक है, लेट्स सपोज -100 डिग्री सेल्सियस, ये तो उससे भी कम, -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम। तो आपका जो स्टेज है वो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। ठीक है ना, वो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, मीन्स वो आपके जो सैंपल है, आपका जो आपका सॉलिड सैंपल है जो फ्रीज हो चुका है, वो उसको सॉलिडिफाई स्टेज में ही रखेगा। अगर आपका जो स्टेज है वो स्पेशल टाइप का नहीं हुआ, तो अगर जब भी आप उस पर रखोगे वो अपना सैंपल, वो उसके हीट से वो जो आपका स्टेज है उसके थोड़ी बहुत हीट से वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, वो लिक्विडिफाई हो जाएगा। समझ रहे हो। तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि भाई मैं तो इसको क्या करके रखे, फ्रीज करके रखे, तो वैसे ही रहना चाहिए, थोड़ी देर आप उसको ऑब्जर्व कर पाओ। ऐसा तो नहीं है आपने मस्त थिन सेक्शन काटा और मस्त वो क्या था सॉलिड स्टेट में, जैसे आपने स्टेज के ऊपर डाला वो मस्त मेल्ट हो गया, ऐसा तो नहीं चाहिए, तो हमने उसको सॉलिडिफाई क्यों किया। ठीक है, थिन सेक्शन काटने के बाद भी काम होते हैं। ठीक है ना, थिन सेक्शन कट करने के बाद भी उसके काम है कि वो सॉलिड स्टेट में ही रहे, तो उसको कौन मेंटेन करेगा, एक स्पेशल टाइप की स्टेज। ठीक है ना, एक स्पेशल टाइप की स्टेज जिसको हम बोलेंगे क्रायो स्टेज।
वैसे तो यहाँ पे हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं। जो अगर आपके पास क्रायो स्टेज है तो फ्रोजन सैंपल कैन बी इमेज्ड डायरेक्टली, आप फ्रोजन जो सैंपल है उसको डायरेक्टली इमेज कर सकते हो, देख सकते हो। अगर नहीं तो बाकी बहुत सारी आपको कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके पास अगर फ्रोजन स्टेज, आपके पास अगर क्रायो स्टेज नहीं है, आपके पास अगर क्रायो स्टेज नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली इमेज नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप उसको नहीं देख पाओगे। उसके बाद आपको बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा। Cryofixation is generally used to view cross-sectional cell surface and for immunohistochemical studies of cells। तो ये सिंपल से इसका कुछ काम है कि इसको किस चीज के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन के लिए यूज करोगे तो आप सेल सरफेस को स्टडी कर सकते हो, सेल की सरफेस को स्टडी कर सकते हो, इम्यूनो हिस्टोकेमिकल्स को स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। इम्यूनो हिस्टोकेमिकल्स की स्टडी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि इस मेथड को हम बेसिकली किस चीज के लिए यूज करेंगे, इम्यूनो हिस्टोकेमिकल्स की स्टडी के लिए और सेल सरफेस की स्टडी के लिए, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में। ओके, आई होप कि आप आज का लेक्चर क्रायोफिक्सेशन आपको सही ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप एक लाइक कर सकते हो, सो दैट मुझे पता चले हाँ आपको ये आपके लिए यूजफुल रहा, ठीक है। और आप एक कॉमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो, कुछ भी डाउट, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल डाउट फ्री, आपको कोई डाउट ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। इतना भी अच्छा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ डाउट भी रहा होगा, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।